मैं दीपक पांडे आप सभी बच्चों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासेज में जो है बहुत सारे टॉपिक को किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भाग 1 के बारे में बात किया, भाग 2 के बारे में बात किया। आज हम लोग भाग 3 के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाग 3। भाग 3 से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, जिससे इस चर्चा परिचर्चा का कोई सार्थक उद्देश्य निकल सके। तो आइए देखते हैं भाग 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये भाग 3 है क्या, तो भाग 3 में जो है किसके बारे में बताया गया है, भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में भाग 3 में बताया गया है। मूल अधिकार जो है किस भाग में है, भाग 3 में जो है मूल अधिकारों को बताया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, तो मूल अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो प्रश्न इससे बन सकता है, दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेदों का जो विस्तार है वह है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है किसके बारे में बात की गई है, भाग 3 के बारे में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और यह मूल अधिकार किसके लिए हैं, तो यह मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं, व्यक्तियों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, या अमेरिका देश से मूल अधिकारों को लिया गया है और भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। चौथा जो प्रश्न बनता है, चौथा प्रश्न यह बनता है कि मूल अधिकार आगे से हम लोग मूल अधिकार को FR से देखेंगे। FR शॉर्ट में बात करेंगे, FR फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या के बारे में बात की जाती है कि भैया ये बताइए कि आखिर मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट। आइए देखते हैं मूल अधिकारों की संख्या के बारे में बात करते हैं। और ये मूल अधिकार हम लोग देखेंगे 1978 से पहले। कब, 1978 से पहले, या मूल संविधान, और दूसरा देखेंगे 1978 के बाद, 1978 के बाद, या वर्तमान संविधान। वर्तमान में फंडामेंटल राइट की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब 1978 से पहले हम लोग जाते हैं, 1978 से पहले आते हैं, तो 1978 में यह देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनकी जो संख्या है, FR की संख्या कितनी है, 7 प्रकार के FR हैं। कितने प्रकार के FR हैं, 7 प्रकार के मूल अधिकार हैं। जबकि 1978 में जो FR हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 6 प्रकार के FR हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं, 6 प्रकार के FR हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको पॉज करो यार। तो 6 प्रकार के क्या हो जाते हैं, FR हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है चीज़ें रोक दी गई थी, तो हम लोग का वो टेक्निकल जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। चलिए आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे थे कि 1978 से पहले मूल संविधान में कितने FR थे, तो 7 प्रकार के FR थे। और 1978 के बाद वर्तमान में कितने प्रकार के FR हैं, तो 6 प्रकार के क्या हैं, FR है। आगे पेज पे चलते हैं।
हम लोगों ने बात किया कि 1978 से पहले 7 प्रकार के क्या थे, एफआर थे, और 1978 के बाद कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए। 7 प्रकार के एफआर में एक आर्टिकल था अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में जो है बताया गया था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार, संपत्ति के अधिकार के बारे में बात किया गया था। संपत्ति के अधिकार के बारे में बात किया गया था। किस अनुच्छेद में बात किया गया था, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कौन सा अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो कानूनी अधिकार से पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो कौन सा अधिकार था, मूल अधिकार था, जिसे 44वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कानूनी अधिकार, लीगल राइट जो है बनाया गया। इस कानूनी अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो जो कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको कहाँ रखा गया है, उसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया। इसे कानूनी अधिकार बनाए जाने से जो मूल अधिकार थे कितने हो गए, 6 प्रकार के मूल अधिकार हो गए। ये देखिए संपत्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत देखिए कितने प्रकार के फैक्ट बने हैं। पहला फैक्ट यह है कि संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था वो किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में था। दूसरा प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को कब कानूनी अधिकार बनाया गया, तो 1978 में कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में थे उसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किस भाग में रखा गया, तो उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे जो है चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करेंगे कि वो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं कौन कौन से, 6 प्रकार के एफआर। आइए देखते हैं 6 टाइप जो एफआर हैं कौन कौन से। तो पहला जो एफआर है वह है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है संस्कृति एवं
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों में हम लोगों ने 6 प्रकार के अधिकार देखे। कितने प्रकार के अधिकार देखे? 6 प्रकार के अधिकार को क्या किया हम लोगों ने देखा। इन अधिकारों में समता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वलिटी जो है, उसके लिए जो अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है। स्वतंत्रता का अधिकार जो उसके लिए अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके लिए अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 बनाया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के लिए अनुच्छेद 29-30 बनाया गया है, जबकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के बारे में बात किया गया। तो इस प्रकार एक एक करके हम लोग जो है अनुच्छेदों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें, कैसे कैसे अनुच्छेदों का विकास हुआ। समता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये कैसे अधिकार हैं, इन अधिकारों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। सबसे पहले तो इसको आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। इससे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोगों ने बात किया कि जो ये FR है, मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। और इस 6 प्रकार के मूल अधिकारों के लिए जो अनुच्छेदों का विस्तार है, अनुच्छेदों का विस्तार वह कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। अनुच्छेद 12 में बताया गया है किसके बारे में? उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। डिफिनीशन दिया गया है किसका? राज्य का डिफिनीशन दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई। इस राज्य की परिभाषा में आइए देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी, ये सभी चीजें जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा किसमें बताया गया? अनुच्छेद 12 में। और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या है? भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल,
भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, यह राज्य की परिभाषा के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का अनुच्छेद 13। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 13 में आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 13 में हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह बताया गया है, सामान्य 2 शब्दों में याद कर लीजिए कि इसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया। न्यायिक पुनरावलोकन ये क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि जब विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा किसी कानून का निर्माण किया जाता है, अगर उस कानून के द्वारा फंडामेंटल राइट का एबोलिशन होता है, उल्लंघन होता है, तो वैसे संदर्भ में न्यायालय क्या करेगा, वैसे कानूनों की समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के पश्चात उस कानून में जो भी धाराएं हैं, अगर वो धारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो वैसे धाराओं को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, शून्य घोषित कर देगा। इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत हैं, इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत दिखाई देते हैं। एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत कौन सा है, एक है सिद्धांत पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी, और दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आच्छादन का सिद्धांत। 2 प्रकार के सिद्धांत है, एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत है और दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। आइए देखते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब क्या है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब यह है कि विधायिका के द्वारा मान लेते हैं कोई कानून बनाया गया और वह कानून क्या कर रहा हो, संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उन मूल अधिकारों का क्या कर रहा हो, अतिक्रमण कर रहा हो। तो वैसे संदर्भ में उस कानून का जो भी भाग मूल अधिकारों का अतिक्रमण करेगा, वैसे भाग को, वैसी धाराओं को उस कानून से पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत पृथक्करणीयता सिद्धांत को रखा जाता है। दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन के सिद्धांत का मतलब है कि मान लीजिए 1947 से पहले, मान लीजिए क्या ये सही बात है कि भाई 1947 से पहले भारत क्या था, गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटिशर का गुलाम था। अंग्रेजों का शासन था। कहाँ पे? भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए, विधि बनाए गए, और जो ये कानून बनाए गए, उन कानूनों के लिए कुछ सजा के प्रावधान किए गए। कोई व्यक्ति जब दंडित होगा तो उसी सजा के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। और संविधान लागू होने के बाद वह कानून वैसे का वैसे पड़ा रहा, और संविधान लागू होने के बाद वह कानून संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, तो वैसे कानून को भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। और इसे ही हम लोग कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अनुच्छेद 13 में किसका क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा। विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, वैसे कानूनों की संवैधानिक
संवैधानिकता की क्या करेगा, जांच करेगा, व्याख्या करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज पे हम लोग का जो पहला अधिकार है वह अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, आइए देखते हैं ये किस चिड़िया का नाम। और राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। आइए देखते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। और राइट टू इक्वलिटी में जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है कि विधि के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा, और विधि के लिए जो भी चीज़ें व्यवहार में लाई जाएंगी वो सबके साथ समान तरीके से की जाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के संदर्भ में इसका कुछ अपवाद दिखाई देता है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो है चाहे जिस भी धर्म से हो, आप चाहे हिंदू हो या आप मुस्लिम हो या आप सिख हो या ईसाई हो, इस आधार पर राज्य आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी भी वंश से हो, आप राजा के वंश से हो या आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो, आप पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुए हैं या मैदानी क्षेत्र में हुए हैं, कुल मिला के इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, आप चाहे महिला हो या आप पुरुष हो या आप थर्ड जेंडर हो, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति से हो, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यदुवंश से हैं या SC ST से हैं, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया है? उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। और ये उपाधियां राज्य के द्वारा दो क्षेत्र में दी जा सकती है। राज्य के द्वारा एक विद्या और दूसरा सैनिक। इन दो आधारों पर उपाधि राज्य के द्वारा दिया जा सकता है।
कोई भी व्यक्ति विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं प्राप्त कर सकता। अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब क्या है? अस्पृश्यता के उन्मूलन का मतलब यह है कि पूरी तरीके से छुआछूत को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए कानून में सजा का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों में अवसर के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? राज्य के नज़र में समान होगा। लेकिन राज्य क्या कर सकता है? कुछ ऐसे समुदाय हैं जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वैसे लोगों को लिए सरकारी प्रतिनिधित्व में बढ़ाने के लिए उनकी संख्या को विशेष प्रोविजन कर सकता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों का क्लास यहीं तक। हम लोग जो है अनुच्छेद 18 तक बात किए, समानता के अधिकार तक बात किए। नेक्स्ट क्लास हम लोग का स्वतंत्रता के अधिकार से होगा। तो धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक है। आप लोग स्क्रीनशॉट वाट ले लीजिएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।